हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा बहुत सर्दी है। 19 से 24 तारीख तक भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर शीत लहर के लिए कहा है। तो आप लोग जो है घर पे जो है बहुत अच्छे से साथ जो है अपने कान वान बांध के जो अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो बेटा इस सीरीज में लेके आए हैं लेक्चर नंबर 11। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है वृत्ति गति। वृत्ति गति आपके कोर्स में है एक समान वृत्ति गति। बेटा पढ़ने में आ रहा है सही से। एक समान वृत्ति गति मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें हमें सीखना यह है कि अगर कोई वस्तु किसी केंद्र के चारों ओर वृत्ति पथ पर गति कर रही है तो उसके इस मोशन को एक समान वृत्ति गति मत कहेंगे। कब कहेंगे? इसे वृत्ति गति कहेंगे। एक समान वृत्ति गति का मीन्स ये है कि इस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की चाल समान रहे, मीन्स वस्तु के वेग का परिमाण समान रहे। अब मान लीजिए पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, कोई भी हमने ले लिए पॉइंट ले लिए। अगर इस पे हम वस्तु के वेग की डायरेक्शन खींचना चाहेंगे तो बेटा दिशा ऐसे होगी। इसके इस बिंदु पे आप खींचिए स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचिए, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा। तो हम देख रहे हैं कि जो है वृत्ताकार पथ के जो है हर एक बिंदु पर वेग की दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन वेग का परिमाण हर बिंदु पर समान है। यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो इस प्रकार के मोशन को एक समान वृत्ति गति कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो बेटा हर बिंदु पर जो है वेग का परिमाण अर्थात वस्तु की चाल समान है, लेकिन जो है दिशा लगातार बदल रही है। दिशा लगातार बदल रही है। अब ये पूछते हैं क्वेश्चन में, क्या जो है इस प्रकार की गति में कोई भी त्वरण होगा? बताओ बेटा। डायरेक्शन के लगातार बदलने से देखो इसमें हमने बताया कि ए का वैल्यू होता है v माइनस यू ओवर टी। तो v और u तो हर जगह समान है, तो बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है। तो a का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन त्वरण तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और वेग जो है, वेग में परिमाण भी होता है बेटा, दिशा भी होती है। तो दिशा जो है इसकी लगातार बदल रही है, दिशा लगातार बदल रही है। उसकी वजह से वेग वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, वेग सदिश बदल रहा है। वेग सदिश बदलने की वजह से त्वरण सदिश मतलब प्रोड्यूस होगा। इससे पहले आपने जब जो सीखा उसमें जो है ए का सूत्र v माइनस यू ओवर टी, तो उसमें जो है सीधी लाइन में चल रही थी, कोई वस्तु सीधी लाइन में चल रही थी, उसकी डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन यहां तो हर बिंदु पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बेटा वेग के हर बिंदु पर दिशा के परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो है बेटा इसका मीन्स ये है कि एक समान वृत्ति गति में एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब ये एक जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बोलेंगे ये एक समान त्वरित गति है, त्वरित गति। ठीक है, सही से लिख देता हूं बेटा, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान त्वरित गति मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में आए तो आप ये मत बोलना कि जो है इसमें त्वरण नहीं है। अब देखो इस त्वरण के परिवर्तित मीन्स जो है इस वेग के परिमाण तो समान है, लेकिन डायरेक्शन के लगातार बदलने से एक त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को हम क्या बोल रहे हैं? अवकेंद्र त्वरण।
देखो बेटा, अविकेंद्र त्वरण, सीखो इसे, अविकेंद्र त्वरण, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये देखिए, इसका जो है डायरेक्शन इस त्रिज्या के जो अनुदिश होगा और वृत्ति पथ के केंद्र की ओर इंगित होगा। वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, 90° का कोण बनाएगा। इसे हम दिखा सकते हैं AC, C फॉर सेंट्रीपिटल, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका अगर हम सूत्र स्थापित करें तो सूत्र भी बहुत आसानी से हम लोग स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्तीय पथ है बेटा, देखो यहां से ये सब जो है इसकी त्रिज्या r है, मान लो वस्तु A पे थी, कुछ टाइम बाद B पे पहुंच गई, डेल्टा t टाइम में इसने A से B तक, डेल्टा t बहुत छोटा टाइम है, और जो है इस टाइम पे अगर ये मान लो एक S है जो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है बहुत छोटा है, तो छोटा एंगल इसने साथ जो है ये सब डेल्टा थीटा मान लीजिए किया था, बहुत ठंडा है, डेल्टा थीटा, ठीक है बेटा। अब जो है यहाँ पे अगर वेलोसिटी वेक्टर देखें, मैं दिखा देता हूँ रेड से जो है, तो देखो वेलोसिटी वेक्टर तो ही समान है, लेकिन यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बेटा, मान लो v, ठीक है। अब देखिए इस जो है ट्रायंगल को मैं इस टाइप से भी तो दिखा सकता हूं, इन दोनों का केंद्र ये है सेंटर, ठीक है, दोनों का एक ऐसे जा रहा है v1, एक ऐसे जा रहा है v2, ये एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है, और ये मान लीजिए जो है ये कितना होगा, ये डेल्टा v होगा, है ना, v2 माइनस v1, ठीक है बेटा। सिंपल है ये, सिंपल क्या है ये जो है सदिशों के त्रिभुज का नियम देखो, तो ये और ये वेक्टर v1 प्लस डेल्टा v इक्वल टू v2, तो वेक्टर v इक्वल टू ये v2 माइनस v1 हुआ ये, तो इसे मैंने v2 माइनस v1 को क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा v। अब देखो एक जो ट्रायंगल ये है OAB, AOB, और ये वाला ट्रायंगल जो है मान लो PQR मान लीजिए, ये दोनों जो है समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी ये देखो ये भुजा डेल्टा V ओवर V, ये सब V1 V2 ये तो दोनों इक्वल है ना, तो डेल्टा V ओवर V, तो डेल्टा इसमें क्या है, AB है, AB का मीन्स S ओवर R हो गया, ठीक है। ये अवकेंद्र त्वरण कितना होगा बेटा, डेल्टा V ओवर डेल्टा T होगा, है ना, कितना जो है डेल्टा T टाइम में वेग में परिवर्तन हुआ, तो यहां से बेटा डेल्टा V कैलकुलेट कर लीजिए, आप देख रहे हो ना, समझ रहे हो बेटा, डेल्टा V इक्वल टू S V, डेल्टा V S V ओवर R, ठीक है बेटा। तो अब क्या चाहिए मुझे, डेल्टा V ओवर डेल्टा T, तो डेल्टा T से ये डेल्टा S ओवर डेल्टा T हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा AC, और ये क्या हो गया V, तो V स्क्वायर ओवर R, AC इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, बेटा ये हो गया सूत्र हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताओ, चलो इरेज, है ना, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, ये बेटा ध्यान आप दीजिए, ये सर्कुलर मोशन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, ऐसे आप कोई जो है 200 300 400 मीटर की होती है ना दौड़, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है हर बिंदु पर जो है आपका वेग का परिमाण समान है और वेग की दिशा जो बदल रही है। अब इस जो है ये जो इस त्वरण की वजह से एक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे बोलेंगे अवकेंद्र बल। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, FC इक्वल टू MAC, जो
अवकेंद्र त्वरण का डायरेक्शन होगा वही अवकेंद्र बल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या रहेगा, m इसकी वैल्यू क्या होगी v²/r, तो mv²/r इसका परिमाण हो गया, ये एक अवकेंद्र बल भी उत्पन्न हो जाएगा। तो अब आपको नोट पॉइंट ये सीखना है कि सर किसी भी वस्तु द्वारा वृत्ति पथ पर अपनी गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवकेंद्र बल मिलना चाहिए। कोई भी वस्तु वृत्ति पथ पर तब तक गति करती रहेगी सही से जब तक उसे पर्याप्त अवकेंद्र बल मिलता रहेगा। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, ये अवकेंद्र बल उसे कहां से प्राप्त होगा, ये अवकेंद्र बल उसे किसी दूसरे बल से प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सा जो है गाड़ी है जो है एक जो है सर्कुलर पाथ पे टर्न है ना, मतलब कर रही है, मुड़ रही है, तो उसे सेफली टर्न करने के लिए पर्याप्त अवकेंद्र बल मिलना चाहिए। वो पर्याप्त अवकेंद्र बल उसे रोड और जो है वस्तु, मान लीजिए कार है तो कार के टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होगा। कहने का मीन्स बेटा अवकेंद्र बल किसी दूसरे प्रकार के बल से प्राप्त होगा। दूसरा एग्जांपल आप सीखिए, मान लीजिए इसका मतलब आपको मालूम है कि सैटेलाइट मतलब उपग्रह ग्रह के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, तो उनका भी जो लगभग जो पाथ है वो वृत्ति पाथ होता है। वृत्ति जो सर्कुलर ऑर्बिट में गति है ना, गति कर रहे हैं, तो मतलब उन्हें भी चाहिए अवकेंद्र बल। तो वो अवकेंद्र बल कहां से मिलेगा, वो अवकेंद्र बल किसी दूसरे बल से मिलेगा। उस बल का नाम सोच के बताओ। देखो एक कोई ग्रह है, दूसरा उपग्रह है, इसके बाद वही वाला टॉपिक आएगा। तो ग्रह और उपग्रह में मास है तो उनके बीच में क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल से अवकेंद्र बल मिलेगा। तो अवकेंद्र बल प्रॉपर मिलना चाहिए। कहने का भी जिससे भी दूसरे बल से प्राप्त हो रहा है उसका मान इस सर्कुलर मोशन के लिए जो अवकेंद्र बल है उससे ज्यादा होना चाहिए। भाई कोई आदमी मान लीजिए 5 रोटी खा रहा है, तो उसे कोई दूसरा ऐसा आदमी मिले है ना जिसके पास 6 रोटी हो, अगर उसके पास 4 ही होंगे रोटी तो 5 रोटी कहां से देगा। तो 5 तो जो है कहने का मीस ये है कि आवश्यक अवकेंद्र बल जिस दूसरे बल से मिल रहा उसका मान इस अवकेंद्र बल से ज्यादा होना चाहिए, है ना, तभी प्रॉपर अवकेंद्र बल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसी जो कंसेप्ट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये समझो, लेकिन आपको न्यूटन का थर्ड लॉ मालूम है। अब इस पे जो है एक अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एट द सेम टाइम एक और बल बाहर की ओर इस पे लगेगा जो इस वस्तु को बाहर की ओर लेके जाना चाहिए। इस बल का नाम है बेटा अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है, अपकेंद्र बल। ये होता नहीं है लेकिन जो है आभास होता है इसका, इसे बोलते हैं बेटा छद्म बल, छद्म। ठीक है, अपकेंद्र बल, छद्म बल, है ना। इसका आप देखिए, अब जो है अवकेंद्र बल और जो है, तो अवकेंद्र बल कब ज्यादा होगा, जब वस्तु की v ज्यादा होगी तब अवकेंद्र बल ज्यादा मिलेगा। और ये Fc और Fg क्या होंगे, अपकेंद्र बल और अपकेंद्र बल बराबर होंगे। तो अब देखिए इसके डेली लाइफ में अनुप्रयोग, तो ये देखो अवकेंद्र या अपकेंद्र बल के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक है, आप भी इसका सर्वे जो सुना तो कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना, कई सारे हैं। देखिए पहला तो आप ये सीखिए कि ऊर्ध्वाधर तल में अगर आप किसी जो है, मान लीजिए किसी साहब जो है बाल्टी ले लीजिए या कोई एक जो है वस्तु ले लीजिए, ओके, जिसमें आपने भर लिया पानी, और उसे जो है अगर ऊर्ध्वाधर तल में तेजी से घुमाया जाए तो जो है वो पानी गिरता नहीं है, क्योंकि तेजी से घुमाया जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए बाल्टी आ गई, यहां आ गई बाल्टी मान लो बाल्टी यहां है, तो जो है इसकी तली की ओर एक अपकेंद्र बल कार्य करेगा। अब अपकेंद्र बल जब ज्यादा, और एक क्या रहेगा, इसका वेट है mg। अगर अपकेंद्र बल ज्यादा है वेट से, इसके भार से, तब वो पानी नीचे नहीं छलकेगा,
लेकिन अगर बाहर ज्यादा अपकेंद्र बल कम है तब पानी नीचे छलकेगा। अब ये देखो बेटा, अपकेंद्र बल ज्यादा कब होगा? सूत्र से। सारी समस्याओं का समाधान सूत्र बाबा में है। आप हमेशा फॉर्मूले को याद करो जब भी आप कभी भी किसी चीज को करो, चाहे जो मतलब डेफिनेशन ही क्यों ना हो, तो वो सूत्र आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। v की वैल्यू ज्यादा होगी तब बेटा एफ सी या एफ जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ओके, तो तेजी से आप भाई जितना तेजी से घुमाएंगे उतना तेजी से घूमते हैं। अगर आपने कहीं पर स्पीड कम कर दी वहीं पर पानी चलता है। ठीक है, देखिए आप जो है ना, कोई भी मान लीजिए दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन है, तो उसमें क्या होता है, क्रीम जो है आ जाती है, बाहर आ जाती है, केंद्र पे केंद्रित हो जाती है। उसका कारण यह है कि बेटा देखिए जो दूध के कण हैं और उसमें जो मतलब फैट या फिर जो चिकनाई है, दूध के कण का द्रव्यमान ज्यादा होता है, चिकनाई का द्रव्यमान कम होता है। तो ज्यादा द्रव्यमान वाले कण जो है ज्यादा दूरी पर जाएंगे, जो जब भी उसे तेजी से घुमाया जाएगा तो हल्के कण जो केंद्र की ओर आएंगे और जो है ज्यादा द्रव्यमान वाले केंद्र से दूर जाएंगे। तो जो भी उसमें चिकनाई या जो हल्के वाले थे सब केंद्र पे क्या हो गए, केंद्रित हो गए, तो क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। ओके, इसमें भी आपका अपकेंद्र बल का जो है कंसेप्ट है। ठीक है, और देखिए जो है आप जब भी जो है साइकिल को जब भी जो है आप किसी टर्न है ना कहीं पर मोड़ना होता है तो वहां भी आप वृत्ति पथ बना लेते हैं। तो वहां देखते हैं आप अपने जो है गाड़ी के, अपनी साइकिल के जो है ब्रेक आप मार के स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं और जो है लंबी त्रिज्या वाला पथ तय करते हैं। उसके भी पीछे ये सब जो है ना अपकेंद्र बल का ये रोल। तो बेटा इस प्रकार से अपकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के ये जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो उसे जो है कैसे सा साइकिल सवार या कोई भी गाड़ी जो है अगर सेफली टर्न होना है, उससे सुरक्षित मुड़ना है, देख रहे हैं कितनी है ठंड है ना, सुरक्षित मुड़ना है तो उसे अपने वेग को कम करना पड़ेगा और अधिक त्रिज्या के पाथ को चुनना पड़ेगा। मान लो ये कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, यहां कोई एक कार है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये कार है, ठीक है। अब देखिए तो जो है इस पे जो है इसका द्रव्यमान नीचे की ओर और जो है नॉर्मल एक्शन बाहर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। तो बेटा कोई भी जो है एक समतल जो है रोड है उस पे कोई मान लीजिए कार है या कोई साइकिल है, साइकिल का एक क्या होगा, भार होगा। तो भार जो है नीचे की ओर कार्यरत होता है हमेशा और उसके ऊपर की ओर क्या रहता है बेटा, आर होता है। हम बता रहे हैं आपको आर क्या होता है, अविलंब प्रतिक्रिया बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल होता है बेटा। अब देखिए कोई भी साइकिल सवार है, देखो तो है ना, ये उसका हैंडल है तो इसे थोड़ा सा क्या करेगा, टर्न करेगा, देखो ऐसे। तो जो है इसमें जो है ये इस साइड में तो उसका क्या लगेगा बेटा, है ना, नीचे की ओर भाग। ठीक है, अब ये सब जो है ऊपर की ओर क्या लगेगा, आप ऐसे ना। तो अब इसके आप कंपोनेंट कीजिए ब्रेक। तो बेटा ये जो है अब एंगल कौन सा है, ये एंगल जो है आर कॉस थीटा, ये एंगल आर साइन थीटा। ठीक है, ये जो है कंपोनेंट इसका एक वेक्टर बेटा जो है आर के दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। मैंने आपको बताया कैसे दो बल को जो है वियोजित करते हैं। तो ये देखिए इसके साथ ये एंगल थीटा वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा ऐसे था पहले, अब देखो ऐसे किया। ठीक है, तो आर कोस थीटा, ये सा आर साइन थीटा।
तो वृत्ति वृत्ति पर इसका कुछ इस टाइप से हुआ बेटा। तो ये कहीं यहाँ कहीं उसका सेंटर होगा, तो सेंटर की ओर अवकेंद्र बल अब लगेगा। तो अवकेंद्र बल किससे मिलेगा? r sin थीटा से। तो बेटा ये आपको मालूम हो गया FC की वैल्यू जो है r sin थीटा के इक्वल है। यहां क्या है, ये r cos थीटा mg की इक्वल है, ये दोनों बैलेंस रहे। अब इन समीकरण को एक दूसरे से भाग दीजिए। तो FC का वैल्यू बेटा मालूम है आपको mv स्क्वायर ओवर r sin थीटा, और ये mg r cos थीटा, r से r कैंसिल बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, tan थीटा, m से m कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू b स्क्वायर ओवर r, ये सूत्र आ गया बेटा। अब देखो सेफ टर्न करने के लिए, फॉर सेफ टर्न थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो थीटा की वैल्यू कम कब होगी, जब v की वैल्यू कम हो या r की वैल्यू ज्यादा हो। तो इसीलिए बेटा कम जो है स्पीड करनी पड़ती है, और लार्ज त्रिज्या, अधिक त्रिज्या का पथ चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों ने देखा है ना। कितना मिनट हो गया, 21 मिनट। ठीक है, अब देखिए बेटा, आई थिंक जो है इसके अगला वाला टॉपिक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हम आप लोगों को बताएंगे उपग्रहों की अवगति। उसमें दो चीज आपको सीखनी है बेसिकली जो है। चलो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो है क्या करें, अभी करते हैं, है ना। चलो ये जो है इतना आप जो है इसे तैयार करो जो है। ठीक है, अगर मैं इसमें और छोटी छोटी बातें जो सब आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद मैं जो है उपग्रहों की अवगति की बात अगले चैप्टर में करूंगा। देखो ये शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं, लेकिन नहीं है मालूम तो आप सीख लो। देखो कोई भी पथ जो है, कोई भी वस्तु अगर जो है वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो उसमें कुछ टर्म आपको सीखने होते हैं। ये मान लीजिए जो उसकी रेडियस r है, कुछ टाइम डेल्टा t में जो है वो वस्तु जो है यहां से पहुंच गई B पर, उसने डेल्टा s जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये एंगल उसने जो है छोटा एंगल बनाया डेल्टा थीटा। तो पहले सीखो, डेल्टा थीटा का नाम है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो ये डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या, तो डेल्टा एस ओवर आर, इसका एसआई मात्रक होगा बेटा रेडियन। ठीक है, अब दूसरा टर्म सीखो, ये डेल्टा थीटा जो है कितने टाइम में जो है एंगल बना रहा, मतलब कोई वस्तु डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय करती है, तो ये बोलते हैं उसे ओमेगा। ओमेगा का नाम क्या बेटा, कोणीय वेग, ये औसत वेग है बेसिकली, कोणीय वेग। ठीक है, उसी टाइप से जो है कितने टाइम में डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इकाई समय में जो है वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बेटा इन सब का डायरेक्शन जो है ना, वो जो है घूर्णन अक्ष की ओर होता है। जितने कोण वाले सबका डायरेक्शन घूर्णन अक्ष की ओर, इसे बोलते हैं बेटा कोणीय त्वरण। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। देख रहे हैं ठंड का क्या आलम है। मिट्टी है। देखो बेटा कोई बात नहीं है ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पेपर पेन लेके आपको जो है आईपॉड की सहायता से उस पर मैं मतलब पढ़ा दूंगा आपको, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि बिस्तर में बंद होके जो है अंदर ही ब्लैंकेट में, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि बच्चे फेस जो है रीडिंग देखते हैं, तो जो है इसीलिए मैं जो है आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वैसे कभी कभी होता है मन कि बिस्तर में ही अपने ब्लैंकेट ओढ़े ही जो है पेपर पेन लेके उस पर कैलकुलेशन करता जाऊँ और बच्चा उसे देखता जाए। तो उसे भी जो समझ करते हैं ट्राई, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो जो है जब तक ज़्यादा ठंड है तब तक हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन है कि कोणीय वेग
दिखाई दे रहा है ना। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध बताइए, व रेखीय वेग में संबंध। तो देखो बेटा, रेखीय वेग क्या होता है, v इक्वल्स टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी होता है। कोणीय वेग अभी मैंने बताया डेल्टा थी ओवर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होता है। डेल्टा थीटा का वैल्यू अभी बताया है ना, वैल्यू लिखते जाओ, डेल्टा एस ओवर आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी अभी बताया है v, तो क्या होगा v ओवर आर इक्वल्स टू ओमेगा। तो बेटा यही रिलेशन हो गया, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर इसका कोई वेक्टर फॉर्म पूछे तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होगा। ओमेगा क्रॉस आर मीन्स ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब जो है मान लीजिए इसे मैं हटा देता हूं। अब कोई ये पूछ ले आपसे कि जो है कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण में संबंध। तो देखो ये भी बहुत आसान है। कोणीय त्वरण का सूत्र भी आपने सीखा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, और ओमेगा का वैल्यू अभी आपको बताया v ओवर आर। ठीक है बेटा, डेल्टा v, आर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। ओके, डेल्टा देखो बेटा, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू, यहां से डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा v ओवर आर, डेल्टा v ओवर आर रखा, डेल्टा टी। ये मैथमेटिक्स की dt को आपने कर दिया खराब। तो ये क्या होता है, रेखीय त्वरण क्या होता है, डेल्टा v ओवर डेल्टा टी होता है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। तो ये क्या हो गया बेटा, a ओवर आर अल्फा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू अल्फा हो गया बेटा सूत्र। अगर कोई वेक्टर फॉर्म पूछता है इसकी तो अल्फा क्रॉस आर। तो थैंक यू बच्चों, तो इतना आप तैयार कीजिए, ढंग से तैयार कीजिए, आप पेपर पेन की साथ तैयार कीजिए। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ आएंगे जिसका नाम है उपग्रहों की गति, जहां हमें जो है उपग्रहों की कच्ची चाल और पलायन वेग के बारे में जानना है, और कैसे जो है पलायन वेग और जो है कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।